हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्टिंग के प्रोस्पेक्टिव से। अगर आपको देखा जाए तो ये जो भी लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी रेगुलर अपनी जॉब्स के अंदर है, ये टॉपिक उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। उसका रीज़न सिंपल सा दोस्तों ये है, कई लोग इस टॉपिक को इंक्लूड नहीं करते हैं आपके किसी भी इंटरव्यू, अगर आप किसी भी साइट पर जाकर देख रहे हैं, किसी भी यूट्यूब सर्च पर देखेंगे तो वो इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अपने इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से इंक्लूड नहीं करेंगे या आपके कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। बट डेफिनेटली ट्रस्ट में, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं या आपके दिमाग में अच्छे से बैक ऑफ योर हेड ये क्लियर है कि क्या ये कॉन्सेप्ट है, तो डेफिनेटली आप किसी भी इंटरव्यू में या आप किसी भी अपनी नॉर्मल जो आप एक्टिविटीज करते हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट तो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। तो मैं जिस टॉपिक की दोस्तों बात कर रहा हूँ वो है प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। हर चीज का, हर एक फिनोमिना का, हर एक वर्किंग प्रोटोटाइप का एक प्रिंसिपल होता है। कुछ प्रिंसिपल से वो चीजें वर्क करती हैं। अगर हमें उन चीजों की अच्छे से बेसिक आइडिया है और हम जानते हैं बैक ऑफ द हेड कि हाँ भाई इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के या जो भी आप किसी और भी, मैं अगर किसी और टॉपिक की भी बात करूं, अगर आपको उसके प्रिंसिपल का आइडिया तो डेफिनेटली यू विल एक्सेल एट एनी पॉइंट। सो और यही क्वेश्चंस दोस्तों, कई क्वेश्चन जो है इंटरव्यू के इस 7 प्रिंसिपल्स जो होते हैं हमारे टेस्टिंग के, उनमें से बनाए जाते हैं। कहीं से भी आपको रैंडमली एक भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट उठा लिया जाएगा और एकदम से आप पे थ्रो किया जाएगा कि यू शुड एटलीस्ट, आपका इंटरव्यू आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में या उस पर्टिकुलर आपकी जो टेक्निकल टर्म है उसके बारे में आपको क्लियर होगी कि बहुत ही बेसिक होते हैं। और एवरीवन जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है या नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उसको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट टेक्निकली। और मैं बहुत ही आपको टेक्निकल में बोल रहा हूँ, बट बहुत ही आपको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हाउ टेक्निकल दे आर और इसका क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसका रियल कॉन्सेप्ट कहता है। तो अगर देखा जाए तो जो प्रिंसिपल है दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है दोस्तों वो होता है टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। टेस्टिंग के अंदर हमारे डिफेक्ट्स होते हैं। सेकंड जो होता है दोस्तों वो होता है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। थर्ड आता है हमारा अर्ली टेस्टिंग। फोर्थ आता है हमारा डिफेक्ट टेस्टिंग। फिफ्थ आता है हमारा पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। उसके बाद आता है टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। एंड जो लास्ट और सबसे कहा जाए जो इसका बेस है वो कहता है अब्सेंस ऑफ एरर्स इज नॉट पॉसिबल। और अगर मैं इसको अलग वर्ड में कहूं तो दैट्स अ फैलेसी। मींस टेस्टिंग में एरर्स जो होती हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एरर ना हो या कोई जो इसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इसके इन डेप्थ समझाऊंगा। तो दोस्तों हम इसके फेज बाय फेज हर प्रिंसिपल वाइज प्रिंसिपल इसके अंदर मूव करेंगे और मैं आपको हर इसका एक प्रिंसिपल को डीप में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग है कि एग्जैक्टिव टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। इसका मतलब क्या है, किसी भी टेस्टिंग के अंदर दोस्तों अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर बग या डिफेक्ट डेफिनेट सी बात है आएगा। कई लोगों का जो भी लोग वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर हम ऐसी टेस्टिंग कर रहे हैं जिसके अंदर डिफेक्ट ना है, या हम ऐसी टेस्टिंग दे रहे हैं जिसमें हम डेली अपना स्टेटस भेज रहे हैं लेकिन वो डिफेक्ट फ्री टेस्टिंग है, हम कोई भी डिफेक्ट उसमें रेज ही नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाले के मन में या आपको जो मैनेजर होगा या आपको स्टेक होल्डर होगा उसके दिमाग में सीधी सी बात आएगी कि इस बंदे ने टेस्टिंग तो कर दी पर इसने भी डिफेक्ट नहीं निकाला। तो कई बार हमें ये जानना चाहिए जिस भी हम मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, अपने टेस्टिंग मॉड्यूल पे, या जो भी हमारा कोड हमें मिला है टेस्ट करने के लिए, उसमें डेफिनेटली दोस्तों कहीं ना कहीं डिफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं बग होगा। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं जो बिल्कुल परफेक्ट हो। और यही काम है टेस्टिंग का। आप डिफरेंट लाइफ साइकिल्स, हम इतने प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, उन सबका कॉन्सेप्ट क्या यही है कि हमें उस प्रोडक्ट में से वो सारी इम्पॉसिबिलिटीज हटानी है जो उसको फेलियर की तरफ ले जाए। सॉरी, इम्पॉसिबिलिटी होगा, सारी पॉसिबिलिटीज वो हटानी जो उसे किसी भी फेलियर की तरफ लेके जा सकती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जो फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है उसके अंदर डिफेक्ट होंगे और वही डिफेक्ट निकालना एक टेस्टर का काम होता है। तो आई थिंक फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मैंने आपको हिंदी में समझाया है, बेहतर तरीके से समझाया है। आप इसको अपने तरीके से अपने टेक्निकल लैंग्वेज में, अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज है, बेसिकली आप इंटरव्यू देने तो इंग्लिश की लैंग्वेज होगी, तो वहां पे आप इसको बेटर तरीके से अपने कुछ अच्छे एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, आप इसको पेश कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टेस्टिंग है, डिफेक्ट होगा ही होगा, ओके, और वही फाइंड आउट करना टेस्टर का काम होता है दोस्तों। ऐसे ही अब हम सेकंड अपने कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं या सेकंड प्रिंसिपल पे मूव करते हैं जो ये कहता है कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। मैंने कई बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी अपने दोस्तों से या कहीं भी मैंने ये भी सुना है कि आप एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करिए। दोस्तों एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? क्या हम सारी टेस्ट डाटा वैल्यू ले लें? क्या हम सारी उन वैल्यूज पे काम करें जो भी हमें, जिन पे हम वर्क कर सकते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास एक वेबसाइट है जिसको मुझे टेस्ट करनी है, उसमें एक न्यूमेरिक फील्ड है या एक नेम की कंडीशन है या कहा जाए कुछ भी कंडीशन ले लीजिए आप, उसके अंदर मुझे 1 to 1000 लेटर्स में यूज कर सकता हूँ।
कोई मान लो ईमेल क्रिएट कर रहा हूँ और उस ईमेल का नाम है निलय डॉट, मैं 1000 तक उसमें न्यूमेरिक कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ। अब मैं 1 to 1000 हर न्यूमेरिक कैरेक्टर तो यूज नहीं करूंगा, राइट। तो मुझे वहां पे कोई भी एक बाउंड्री लेवल एनालिसिस करना होगा, या मुझे अपनी खुद एक अंडरस्टैंडिंग ये समझना होगा कौन कौन सी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जहां पे इसके फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं। तो उसी कंडीशन को कहा जाता है दोस्तों कि मैं 1 to 1000 अपने सारे न्यूमेरिक वैल्यू को टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके 2-4 इंपैक्ट ये होंगे। आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है प्रोजेक्ट की, अगर आप सारी वैल्यू सोलोगे, आपकी टाइम लाइन्स बढ़ सकती है क्योंकि उसमें डेडिकेटेड टाइम लाइन्स होती हैं, आपकी रेपुटेशन होती है। तो आपको टेस्टिंग भी करनी है और उतने टाइम में भी करनी है और कॉस्ट इफेक्टिवली करनी है। तो सबसे बेटर तरीका क्या होता है, आप सिर्फ उन वैल्यूज पर टेस्टिंग करेंगे या उन कंडीशन पर टेस्टिंग करेंगे जहां पे आपको लगता है फेलियर के चांसेस मैक्सिमम है और आप एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो यही सेकंड प्रिंसिपल कहता है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। तो आई थिंक ये भी आपको सेकंड प्रिंसिपल भी दोस्तों क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द थर्ड प्रिंसिपल जो कि बात करता है अपनी अर्ली टेस्टिंग के बारे में। अर्ली टेस्टिंग मीन आपको जितनी जल्दी आप अपनी टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे, जितनी जल्दी आप बग फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, जितनी जल्दी आप वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर, या कहा जाए तो वेरिफिकेशन ही कहिए, अगर आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या रिक्वायरमेंट एनालिसिस में या आपके प्लानिंग फेज में ही आप कुछ ऐसी चीजें फाउंड आउट कर लेते हैं जो कि आपके बग दिखा दे या आपके दिखा दे कि आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो एम्बिगियस हैं या समझ नहीं आ रही है आपको ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, या कोई ऐसे बग्स निकल हैं आपके स्मोक टेस्टिंग में, इनिशियल सेटअप में, टेस्ट डाटा के एनवायरमेंट सेटअप में, जो आप अपने स्टेक होल्डर को, आप उसको रिसेंटली आप उसको फिक्स कर लें। तो ऐसी टेस्टिंग दोस्तों क्या होता है, आप बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली टेस्टिंग कर पाएंगे और आप अपने स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस भी जीत पाएंगे। सो अर्ली टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों टेस्टिंग प्रिंसिपल्स के अंदर। जितनी जल्दी आप अपने बग फाइंड आउट करोगे, जितनी जल्दी आप डिफेक्ट फाइंड आउट करेंगे, जितनी जल्दी आप ऐसे रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करोगे जो कि आपके टेस्टेबल नहीं हो सकती हैं या आगे जाके आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो इसी चीज को हम इसी चीज को अर्ली टेस्टिंग का नाम दिया जाता है। बिकॉज उस चीज की वैल्यू या उस चीज की कॉस्ट या उस चीज का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा अगर आप किसी भी एक बग को या एक डिफेक्ट को आप एग्जीक्यूशन टाइम में या आपके प्रोडक्शन से प्री प्रोडक्शन में या यूएटी टाइम में आपको मिल रहा है, बाकायदा उस बग के या उस डिफेक्ट के या उस एम्बिग्यूटी के जो आपको स्टार्टिंग फेज में ही मिल चुकी है। सो इसलिए दोस्तों अर्ली टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरली हमारे टेस्टिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है किसी भी टेस्टिंग को एफिशिएंटली बनाने के लिए। दोस्तों अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट पे, जो कि होता है डिफेक्ट क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा इंटरव्यू क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू आपसे कभी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्ट क्लस्टरिंग। तो आपको सिंपल सा दोस्तों ये जवाब देना है, हमारे पास मान लो 6 या 7 मॉड्यूल है, 6 या 7 मॉड्यूल में से हो सकता है किसी एक मॉड्यूल में आपको ज्यादातर डिफेक्ट मिले, हो सकता है 10 में से 8 डिफेक्ट आपको उसी मॉड्यूल में से मिल जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिफेक्ट क्लस्टरिंग कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर इसकी रीजन क्या हो सकते हैं कि हम डिफेक्ट क्लस्टरिंग हो रही है, हमें 7 में से किसी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल में ही हमें 10 में से 7 या 8 या 6 एरर मिल गए। उसका रीजन बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो हो सकता है उस वो जो आपका मॉड्यूल है बहुत ही टेक्निकल मॉड्यूल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल है, या जिन टेस्टर ने उनके अंदर या जिन डेवलपर्स ने उनको डेवलप किया है वो इतने उनकी स्किल्स इतनी कॉम्पिटेंट नहीं थी या उसे इतने समझ नहीं पाए थे। तो कोई भी दोस्तों रीजन हो सकता है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल में से ही एरर्स मिल रही हैं या बग्स मिल रहे हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट क्लस्टरिंग, ताकि जो टेस्टर्स हैं वो उस मॉड्यूल पर ज्यादा ध्यान दें और बाकी जो आपके मॉड्यूल बीएयू या जो भी आपके मॉड्यूल जिसमें आपको कम डिफेक्ट्स हैं आप उनको आप एज अ साइड रख के या आप उनको नॉर्मल टेस्टिंग करके छोड़ सकते हैं। बाकी ज्यादातर ध्यान जो जहां पे आपको 10 में से 7 या 8 डिफेक्ट्स मिले हैं आप उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो डेफिनेटली आपकी जो बग या डिफेक्ट रेस जो आपके बग या डिफेक्ट जाने की चांसेस है प्रोडक्शन में वो बहुत मिनिमल या कम हो जाएंगे और आपके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि फिफ्थ प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दोस्तों। इसको हम कहते हैं पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। और मेरे जितना भी मेरा लाइफ टाइम है दोस्तों इसमें से कम मैंने 3 या 4 अपने इंटरव्यू फेस किए और डेफिनेटली आप मान के चलिए 2 में मुझसे क्वेश्चन पूछा ही गया है कि पेस्टिसाइड पैराडॉक्स क्या होता है। और कहीं ना कहीं आपको घुमा के अगर आप बहुत ही इनिशियल फर्स्ट लेवल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सेकंड लेवल के लिए जा रहे हैं, तो आपसे पेस्टिसाइड पैराडॉक्स पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का मतलब होता क्या है? पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का दोस्तों सिंपल सा मीनिंग ये होता है, अगर आपके पास कुछ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं, आपके पास लेट्स से रिग्रेशन टेस्ट केसेस हैं, कुछ स्मोक टेस्ट केसेस हैं, और आप हमेशा उन्हीं टेस्ट केसेस को यूज कर रहे हो फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years, आप उनमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे, आप उनमें कोई रिव्यू नहीं कर रहे हो, आप उसमें कोई भी एनहांसमेंट नहीं कर रहे हो फंक्शनलिटी के साथ। बिकॉज दोस्तों आप देखोगे सॉफ्टवेयर हमेशा एफिशिएंट बनने की कोशिश करता रहता है, कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी उसके अंदर एड अप होती रहती है। तो अगर किसी भी आपके मॉड्यूल में या किसी भी आपकी जो भी आप एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो वहां पे आपके उसमें लगातार इन्हांसमेंट हो रहा है, लगातार उसमें फंक्शनलिटी ऐड हो रही है, लेकिन आपके टेस्ट केसेस स्टिल सेम, आप वही टेस्ट केसेस लगातार टेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है एक टाइम के बाद वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, उनका कोई यूज नहीं रह जाएगा, बिकॉज आप लगातार उन्हीं यूज कर रहे हो लेकिन आपकी फंक्शनलिटी बहुत हाई पे चली जा चुकी है ऑलरेडी। तो
इस पेस्टिसाइड पैराडॉक्स को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें डेफिनेट टाइम पे रिव्यूज करने पड़ते हैं अपने टेस्ट केसेस। अगर हमें लगता है कि हमारी फंक्शनलिटी में कुछ एडिशन हुआ है तो हमें उन टेस्ट केसेस में अपनी वो स्टेप्स ऐड करनी चाहिए। डेफिनेट टाइम पे हमें अपने एसएमईज के साथ बैठकर उनका रिव्यूज करना चाहिए कि हमने पिछले रिग्रेशन साइकिल में हमने कुछ टेस्ट किया था, इस बार हमें कुछ एडिशन इसमें स्टेप्स ऐड करनी चाहिए, ताकि हम जो भी हमारे से कुछ मिस हो रहा है हम उसको हटा सकें, या कोई भी ऐसा बग ना रह जाए, या कोई भी ऐसा एक स्टेप ना रह जाए जो हमने उस फंक्शनलिटी में टेस्ट ही ना करें। तो इसी कॉन्सेप्ट को दोस्तों पेस्टिसाइड पैराडॉक्स कहते हैं कि लगातार आप अपने टेस्ट केसेस को रिव्यू करते रहें ताकि आपके टेस्ट केस इनएफिशिएंट ना बन पाए। दोस्तों अब मूव करते हैं आपके छठे कॉन्सेप्ट पे, जो कि होता है टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। सो अब मैं फ्रेशर्स की बात नहीं करूंगा, पर जितने भी मेरे दोस्त जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस या टेस्ट इंजीनियर के रोल पे, वो जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी डोमेन्स होती हैं। कोई बैंकिंग डोमेन में काम करता है, कोई इंश्योरेंस डोमेन में काम करता है, कोई हेल्थ केयर डोमेन में काम करता है, और कोई एयरलाइंस डोमेन में होता है। अलग अलग डोमेन्स होती हैं दोस्तों। तो हर टाइप की डोमेन की टेस्टिंग अलग टाइप से होती है। अगर कोई बैंकिंग डोमेन में है तो उसको डोमेन नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी कहा जाता है कि आप कई बार आप अपने जीडी में देखेंगे किसी इंटरव्यू में, तो वहां पे आपको डोमेन नॉलेज स्पेसिफिक कर देते हैं, बिकॉज यही एक प्रिंसिपल है जो कैंडिडेट्स की डोमेन नॉलेज पे एम्फेसिस करता है और कहता है कि हाँ हमें डोमेन एक्सपर्टीज भी चाहिए। बिकॉज हर डोमेन की टेस्टिंग दोस्तों अलग टाइप से होती है। बैंकिंग डोमेन की टेस्टिंग करने के लिए आपको अलग नॉलेज चाहिए होती है, इंश्योरेंस की टेस्टिंग करने के लिए आपको अलग नॉलेज, अलग लेवल की नॉलेज चाहिए होगी, हेल्थ केयर के लिए आपको अलग डोमेन की नॉलेज चाहिए होगी। बिकॉज टेस्टिंग कभी भी बिकॉज टेस्टिंग जो होती है वो आपकी कभी भी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है आपके कॉन्टेक्स्ट पे, और हर मॉड्यूल, हर डोमेन के हिसाब से, हर एप्लीकेशन के हिसाब से आपकी टेस्टिंग की अप्रोच अलग हो सकती है। दोस्तों आई थिंक ये भी आपको प्रिंसिपल क्लियर होगा। इसके बाद हम लास्ट और सबसे जो हमारा कहा जाए बेस भी कह सकते हैं हम टेस्टिंग का, हम उस कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, और जो कि होता है एब्सेंस ऑफ एरर। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको ये समझाता हूँ थोड़ा सा, ये टॉपिक थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, या इसको कहा जाता है एब्सेंस ऑफ एरर या एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी। तो इसके अंदर क्या होता है, कई बार टेस्टर्स बहुत खुश होते हैं कि हमने एक ऐसी टेस्टिंग करी जिसमें एक टेस्टर ने बहुत अच्छे से काम किया, उसने अपनी सारी टेक्निकल नॉलेज लगा दी, उसने अपना पूरा टाइम दिया उस कॉन्सेप्ट को या उस मॉडल को टेस्ट करने के लिए, और उसने काफी बग्स निकाले, उसने काफी बग्स फिक्स भी करवा दिए, और वो फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन में चला गया। लेकिन जब वो प्रोडक्शन में गया, या आपके प्री प्रोडक्शन में, या किसी भी एक ऐसे लाइफ साइकिल में जो कि एंड ऑफ लाइफ साइकिल हो आपका, या जहां बस प्रोडक्शन में जाने ही वाला हो, वहां पे ये पता लगता है कि ये जो आपने टेस्टिंग करी है या जो प्रोडक्ट बनाया आपका, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो है ही नहीं, जो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट चाहिए थी उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उस समय आपकी उस टेस्टिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बनाया वो क्लाइंट के किसी काम तो आना नहीं है, वो ऐसे ही पड़े रहना अगर हमने भेज भी दिया प्रोडक्शन के अंदर, बिकॉज वो जो रिक्वायरमेंट हमें मिली थी उसके साथ तो बना ही नहीं है। समझ रहे हैं आप, जो रिक्वायरमेंट हमें मिली थी उसके साथ तो प्रोडक्ट बना ही नहीं है। भले हमने कितनी भी अपनी एफिशिएंसी डाल दी उसके अंदर, भले हमने कितना भी उसे अच्छे से टेस्ट किया है, लेकिन फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिला, क्योंकि वो क्लाइंट हमारा यूज नहीं कर पा रहा। So there is no use of any testing if product is not aligned to your requirement. तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप टेस्टिंग करिए, लेकिन कुछ साथ साथ ये भी देखते चलिए कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की वो उस प्रोडक्ट से मीट हो रही हो। सो दोस्तों आई थिंक ये हमारे 7 प्रिंसिपल हैं टेस्टिंग के, एंड आई होप मेरे जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हेल्प किया इन 7 प्रिंसिपल्स को समझने में बहुत बेटर तरीके से, बिकॉज मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और एक कहा जाता है ना कि भाई बंधु वाले तरीके से मैंने आपको समझाने की इस कॉन्सेप्ट को कोशिश करी है। आप कहीं टेक्निकल साइट्स पे जाइए, आप कहीं टेक्निकल वीडियोस पे जाइए तो आपको बहुत ही टेक्निकल वे में समझाया जाएगा, बट अगर आप कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नॉर्मल भाषा में कैसे टेस्टिंग प्रिंसिपल को आप डिफाइन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी इंटरव्यू में अपनी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा एक्सीड और काम करेंगे। सो थैंक्स दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, एंड आई रिकमेंड, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और आपको लगता है कोई भी इस वीडियो में कमी रह गई है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसे सही करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स।